प्यारे बच्चों, भारत एक विशाल देश है, जैसा कि हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इससे पहले भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वंशों के द्वारा शासन किया गया। लेकिन आज हम लोग जो एक अहम लेसन के बारे में हम लोग अध्याय 3 में पढ़ेंगे, वो दिल्ली के सुल्तान यानी दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत से पहले इस चित्र के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में कौन सा वंश का शासन था। तो हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ पे चौहान वंश का शासन था, जिसका कार्यकाल 1165 से 1192 था। और इनके अंतिम जो शासक था वो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के नाम से जाना जाता है, जिनका कार्यकाल 1175 से 1192 है। और चूंकि उस चौहान वंश पे आक्रमण करने वाला मोहम्मद गौरी, जो गौर से चलकर आया था, और 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो एक अहम युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को इतिहास में हम तराई की लड़ाई के नाम से जानते हैं। इस तराई की लड़ाई में मोहम्मद गौरी की हार हुई, बल्कि ये कहा जाता है कि वो गिरते गिरते बचा, उसे उसके बचाने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक थे। फिर वो अपने मुल्क वापस लौट के चले गए। लेकिन ठीक दूसरे साल उसने पूरी तैयारी के साथ पुनः दिल्ली के इलाके पे आक्रमण किया, और पृथ्वीराज चौहान से दूसरी लड़ाई उनकी हुई 1192 में, जो तराई की द्वितीय लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, और उसके बाद मोहम्मद गौरी दिल्ली और उस आसपास के इलाके को जीतने के बाद अपने गुलाम, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसे राजपाट सौंपकर वो पुनः अपना गौर की तरफ चले गए। तो इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पहली बार यहाँ दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया गया, जिसे हम ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। ममलूक वंश क्या है? ये अरबी का एक भाषा है। ममलूक का मतलब होता है गुलाम या नौकर। चूंकि यहाँ पे 11 वंशों ने शासन किया था, लेकिन यहाँ पे 3 जो अहम जो राजा है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तमस और उसकी बेटी रजिया सुल्ताना और बलबन, ये यानी बलबन, 3 जो अहम राजा है, ये गुलाम था। इसीलिए इस डायनेस्टी को इतिहासकारों ने स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी पुकारा है। तो आइए हम लोग एक एक चित्र के माध्यम से जानने का भी प्रयास करेंगे कि यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि इस चित्र में जो हम और आप अच्छी तरह से परिचित हैं, जिसे हम कुतुब मीनार भी कहते हैं, इस कुतुब मीनार का निर्माण करने वाला वही कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पे शासन किया, और दिल्ली पे शासन करने के बाद चूंकि मोहम्मद गौरी के अधीन वो 1206 तक था, लेकिन 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाने के बाद वे अपने आप को एक स्वतंत्र बादशाह के रूप में स्थापित किया। लेकिन 4 साल के बाद ठीक 1210 में एक चौगान गेम, जिसको कह सकते हैं पोलो के नाम से, घोड़े पे सवार होके वो चल रहे थे, दौड़ रहे थे, उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उनका जो दामाद इल्तुतमिश के नाम से इतिहास में जाना जाता है, उसने दिल्ली के गद्दी को संभाला। और इनके कार्यकाल को भी हम देखें तो 1211 से 1236 तक, यानी इस कार्यकाल में इल्तुतमिश ने क्या किया कि सुदृढ़ शासन स्थापित करने के लिए अनेक चुनौतियों का इनको सामना भी करना पड़ा। पहली बात तो यह है कि इसके लिए इन्होंने 40 दासों का एक संगठन बनाया था। इल्तुतमिश के टाइम में हम देखते हैं कि एक बड़ा चुनौती इनको जो सामना करना पड़ा वो ये है कि 1221 में चंगेज खान ने भारत की सीमा तक आया था। फिर इल्तुतमिश का एक अहम काम यह था कि शुद्ध अरबी में इन्होंने सिक्के को भी चलाया था। और इल्तुतमिश ही एक ऐसा बादशाह था जो दिल्ली को विधिवत रूप से राजधानी बनाया था। यानी इल्तुतमिश से पहले हिंदुस्तान या ये कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में लाहौर राजधानी थी। उसके बाद जो तीसरा अहम ये चीज देखते हैं कि रजिया सुल्तान का पीरियड आता है। इसका कार्यकाल 1236 से 1240, लेकिन रजिया से पहले इसके भाई को इतिहासकारों ने कहा है
कि उनका नाम रुकनुद्दीन फिरोज था, उन्हें काफ़ी बगावत का सामना करना पड़ा, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। तो रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनी, जिसको हम प्रथम महिला एवं अंतिम महिला शासिका के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये ज़्यादा दिन तक टिक भी नहीं पाई। इसके कारण कई भी हैं। इसमें पहला जो कारण ये है कि चूंकि उस वक्त के सामंत लोग जो थे उन्हें ये बर्दाश्त नहीं था कि एक महिला शासिका के सामने वो सिजदा करें। दूसरी बात यह है कि उस वक्त कुछ उलेमाओं का ये कहना था कि इस्लाम में चूंकि महिलाओं को शासन करना सही नहीं है। लेकिन दो इतिहासकार इसमें मिनहाजुस सिराज और एक केन निजामी ने कहा है कि इनका कार्यकाल बहुत अच्छा था, बल्कि ये भी कहा है कि इसका सही मानों में उत्तराधिकार रजिया सुल्तानी थी। उसके बाद एक अहम बादशाह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो बलबन, जिनका कार्यकाल 1266 से 1287 था। इनके कार्यकाल में सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित किया, और वो भी बिल्कुल रक्त और लोह की नियम के साथ। और इन्होंने 40 दल का जो संगठन कायम था उसको इन्होंने दमन किया। इसीलिए और ये जो है ये बड़ा निरंकुश राज पर ये और उस सिद्धांत पे ये कायम था। इन्होंने जो एक अहम काम किया कि ईरान से प्रभावित होकर भारत में एक नए त्योहार की शुरुआत की, जिसका नाम नौरोज है। और इन्होंने जो दो काम किया वह ये है कि अपने लोगों को कहा कि सजदा और पैबोस, यानी सर को झुकाना और पैबोस की थ्योरी को लागू करने वाला यही बादशाह था। हालांकि कुछ लोगों ने इनका विरोध भी किया।